दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कहानी शुरू होती है पिछली सदी की 60 और 70 की दहाई से। ईरान में शिया मसलक के शाह रजा पहलवी की हुकूमत थी और सऊदी अरब में सुन्नी मसलक के शाह फैसल बादशाह थे। दोनों में दोस्तों बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इतने अच्छे कि एक दिन शाह रजा पहलवी ने सऊदी शाह को एक पैगाम भेजा और उसमें कहा कि तुम ये क्या पुराने ख्यालातों के साथ मुल्क चला रहे हो। अपने मुल्क को मॉडर्न बनाओ, सिनेमाज खोलो, लिबरल पॉलिसी अपनाओ, खवातीनों को काम करने दो, उन्हें अपनी मर्जी का लिबास पहनने दो, उन्हें जॉब दो, लिबरल पॉलिसी अपनाओ वगैरह वगैरह। लेकिन शाह फैसल ने रजा पहलवी की बात मानने के बजाय उन्हें समझाया कि रजा पहलवी साहब कुछ तो अकल से काम लीजिए। आपका मुल्क ईरान मजहबी लोगों से भरा पड़ा है, आपकी आवाम मजहब से प्यार करती है, इन्हें सेकुलर बनाने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे। लेकिन रजा पहलवी ने शाह फैसल की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने मुल्क में व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया और इसे जोरों शोरों से जारी रखा। सफेद इनकलाब व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर बड़े बड़े फेडरल से जमीनें लेकर गरीब किसानों को सस्ते दामों पर तकसीम की गई। इसी व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत हर ईरानी के लिए तालीम को लाजमी और मुफ्त करार दिया गया। खवातीनों को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। जो भी वहाँ सरकारी महक में हुआ करते थे या सरकारी पोस्टें हुआ करती थी, उनमें वोट डालने का अधिकार खवातीनों को दिया गया और सरकारी नौकरियों में भी औरतों को जगह दी जाने लगी। यहाँ तक कि वो जज भी बन सकती थी। दोस्तों ये तो था सियासी और ताकत का एक पहलू, जिसमें रजा शाह पहलवी बड़े बड़े खानदानों की ताकत को खत्म करके गरीबों और किसानों को हुकूक दे रहे थे, ईरान को मॉडर्नाइज कर रहे थे। वो सेकुलर ईरान के हामी थे और शाह फैसल को भी यही समझाने के लिए उन्हें पैगाम भेजा था। सो ये मॉडर्नाइजेशन इस व्हाइट रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। इसके तहत ईरान में सिनेमाज खुल रहे थे, फैशन इंटरनेशनल फेस्टिवल भी वहाँ होते थे और औरतों को वहाँ अपनी मर्जी के लिबास पहनने की भी इजाजत थी। 1960 और 70 की दहाई में ये जो ईरान का दौर था, इसकी तस्वीर अगर आज आप देख लें तो दंग रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ईरान इतना चेंज था जैसा कि आज हम देखते हैं। ये इतना अलग था। अब यूं था कि ईरान का व्हाइट रेवोल्यूशन दो तबकों को बहुत नाराज कर रहा था। एक वो इस्लाम पसंद लोग जो ईरान को मजहबी देखना चाहते थे और इस तबके को आयतुल्लाह खामेनेई लीड कर रहे थे। दूसरा तबका वो कौम परस्त और कम्युनिस्ट थे जो समझते थे कि शाह की हुकूमत में बहुत ज्यादा करप्शन है। ईरानी तेल की दौलत से गरीबों के बजाय अमीरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसमें हकीकत भी थी। ये ईरानी कम्युनिस्ट रूसी इनकलाब से मुतासिर थे और अपने मुल्क ईरान में रूस की तरह ही एक इनकलाब लाना चाहते थे। इसके अलावा एक मसला और भी था और वो ये था, शाह ईरान अपने मुल्क में मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपने मुखालिफिन से बहुत सख्ती से पेश आते थे। ईरानी खुफिया एजेंसी सवाक शाह के सियासी मुखालिफिन को अगवा करने, टॉर्चर करने और कत्ल करने के लिए बहुत बदनाम थी। वो लोगों को उठाकर ले जाते थे और फिर कई दिन के बाद उनकी लाशें मिलती थी। तो अब सवाक की कार्रवाइयों और जबरदस्ती की मॉडर्नाइजेशन के अलावा अमीर गरीब तबके में जो फर्क बढ़ता जा रहा था, इसने शाह के खिलाफ अवामी जज्बात को भड़का दिया। इस तरह इस भड़के हुए इस्लाम पसंदों और कम्युनिस्टों की ताकत बढ़ने लगी। अब दोस्तों ये भी आपके जहन में रहे कि ये वक्त 1975 का दौर था और इस वक्त में दुनिया की बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा हो रही थीं। वियतनाम से अभी अमेरिकी हार कर भाग चुके थे। क्यूबा में भी अमेरिका के खिलाफ एक इनकलाब कामयाब हो चुका था। अल्जीरिया में भी इनकलाब आ गया था। तो इस कम्युनिस्टों, इस्लाम पसंदों और मजहबी लोगों को ये लगता था कि अगर वो कोशिश करें तो ईरान में भी इनकलाब ला सकते हैं। जैसे बाकी जगहों पर अमेरिका के हामियों को शिकस्त हो चुकी थी, वैसे ही वो भी अमेरिकी इत्तेहादी रजा शाह पहलवी की हुकूमत को गिराकर एक नया ईरान खड़ा कर सकते हैं। ये उनके लिए पॉसिबल है। और इस ग्रुप के एक लीडर थे अली शरीयती। ये अपनी तहरीक को रेड शियत या सुर्ख शियत का नाम भी दिया करते थे। तो दोस्तों ये दोनों बड़े लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और अली शरीयती, ये दोनों एक बड़े नाम थे जो रजा शाह पहलवी के खिलाफ थे और इसके सफेद इनकलाब को नापसंद करते थे। लेकिन मैदान में सिर्फ ये दो ही नहीं थे, बल्कि एक तीसरे लीडर भी थे जो इन दोनों लीडर्स के बीच में थे और बहुत मकबूल भी थे।
इन दोनों मुकाबलों में वो नौजवान भी थे। दोस्तों ये इमाम मूसा सदर थे। ये हाईली एजुकेटेड थे और एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी के हामिल थे। एक बार वो लेबनान गए और वहाँ उन्होंने शिया लोगों की बुरी हालत देखी, उनके माशी हालात और दूसरी चीजें जब उन्होंने देखी तो वो वहीं रुक गए। उन्होंने मकामी लोगों के साथ मिलकर एक तंजीम कायम की। दरअसल इमाम मूसा सदर आयतुल्लाह खामेनी के बिल्कुल उलट थे। मतलब वो मजहबी तो थे लेकिन एक कट्टर मजहबी नहीं थे। वो ईरान और शिया कौम को सियासी तौर पर एक ताकत बनाना चाहते थे। एक सख्त मजहबी इंसान के बजाय एक नेशनलिस्ट कौम परस्त की बुनियाद पर वो ये सब कर रहे थे। अब दोस्तों ये तो हो गया इन तीन मंजरनामे का तारुफ। अब जो वाकयात थे वो यूँ थे कि आयतुल्लाह खामेनी जो 1964 से ईरान से बाहर थे, जिला वतन थे, वो मुख्तलिफ जगहों से होते हुए मुकद्दस शहर नजफ में एक 2 मंजिला इमारत के घर में रह रहे थे। नजफ के मकान में खामोशी से जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। उनकी उम्र भी उस वक्त 70 बरस की हो चुकी थी। शायद इसीलिए वहाँ बैठे हुए उन्हें कोई बड़े इनकलाब की तवक्को न हो। लेकिन फिर एक के बाद एक इन इलाकों में ऐसे वाकयात हुए जिसने उन्हें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना दिया। तो लेबनान जहां इमाम सदर मौजूद थे और अपनी कारगुजारियों में मसरूफ थे, वहीं बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी मुहाजिरीन भी ठहरे हुए थे। और ये वो लोग थे कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर अपना कब्जा किया तो इन लोगों ने अपना घर बार छोड़कर उर्दन और लेबनान जैसी जगहों पर पनाह गुज़ीर हो चुके थे। ये उन पर बहुत बुरे हालात थे। उनके दिलों में ये कसक थी कि वो दोबारा अपने घर लौट सकेंगे, अपने वतन जाएंगे। तो इन फिलिस्तीनियों ने अब ये किया कि गोरिल्ला जंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो लाखों फिलिस्तीनी जो इन कैंपों में रहते थे, उसी दौरान उन्होंने छापा मार और गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों लेबनान का शहर बेरूत और साउथ लेबनान जो इसराइल की सरहद से लगता था, वहाँ ये ट्रेनिंग होती थी। तो बेरूत हथियारों और गोरिल्ला वॉर में काम आने वाली चीजों में का गढ़ बन चुका था। इसी वजह से यहाँ दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने डेरे जमाए हुए थे। इसी जगह पर हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेक रहा था। जिसको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती या असले की तो वो यहाँ चला आता। यहाँ तक कि जापान में, जर्मनी में या ईरान में भी किसी को गोरिल्ला जंग की ट्रेनिंग चाहिए होती थी तो वो यहाँ चला आता था। और लेबनान में उसे बाकी चीजें भी मिल जाती थी। तो दोस्तों यही वो जगह थी जहाँ फिलिस्तीन की तहरीक PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी। इस तंजीम को मशहूर लीडर यासर अराफात लीड कर रहे थे। तो यहाँ बेघर फिलिस्तीनी तरबियत लेते और तरबियत लेने के बाद अपने घर व इलाके वापस लेने के लिए इसराइल पर हमले करते थे। इसके जवाब में इसराइल भी अपनी मशीन गनों और टैंकों के साथ इन फिलिस्तीनी मुहाजिरीनों के कैंपों पर चढ़ दौड़ता था। ये जंग बरसों से इसी तरह जारी थी और मरने वाले फिलिस्तीनी बेगुनाहों की तादाद आंखों में थी। लेबनान और उर्दन के जिन इलाकों पर इसराइल हमला करता था, यहाँ पे सिर्फ फिलिस्तीनी आबाद नहीं थे, बल्कि यहाँ 3 कम्युनिटी आबाद थी। एक उनमें ईसाई तबका था जो लेबनान का हुक्मरान था और इसराइली हमलों के खिलाफ ये तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये कमजोर सा मुल्क लेबनान और इसकी फौज भी कमजोर थी। तो ये अपने कॉलोनियल दौर के हुक्मरानों दोस्तों फ्रांस से मदद मांगते थे। दूसरे सुन्नी मसलक के लोग थे जो कि फिलिस्तीनी थे और मिस्र और सऊदी अरब की तरफ देखते थे। सऊदी अरब, मिस्र और इराक में जो सुन्नी मुसलमान थे, इनसे खास तौर पर फिलिस्तीनी मुसलमानों को मदद मिलती थी। लेकिन तीसरा बड़ा तबका शिया मसलक से था। इसे इसराइली हमलों के खिलाफ अपना कोई हकीकी हमदर्द नहीं मिल रहा था। उसूलन तो इनका साथ ईरान को देना चाहिए था, लेकिन ईरान का बादशाह रजा शाह पहलवी तो इसराइल का दोस्त था। फिर इसके बाद यहाँ जो लाखों की तादाद में शिया आबादी थी, वो मदद तलब नजरों से आयतुल्लाह खामेनी की तरफ देखने लगी। वो भी मिडिल ईस्ट से अपनी क़यादत के लिए मिस्र या सऊदी अरब की तरफ देखने के बजाय किसी और तरफ देख रहा था। लेबनान की जो शिया आबादी थी, यहाँ से कुछ मकामी लीडर इराक के शहर नजफ गए और वहाँ उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी से मुलाकात की। उन्होंने 72 वर्ष के खुमैनी से मुतालबा किया कि वो ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी पर दबाव डालें कि वो लेबनान की शिया कम्युनिटी का इसराइल के खिलाफ साथ दें और इसराइल से दोस्ती खत्म कर दें। दोस्तों इन लोगों के राब्ते के बाद वो आयतुल्लाह खामेनी जो अब तक गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे और शायद आगे भी रहते,
वो अब सियासत की जद्दोजहद की कतार में आ गए। इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें ये हुआ कि लेबनान की शिया आबादी ही नहीं बल्कि फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान भी अब उनसे राब्ते करने लगे। वो इसलिए कि फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा सरपरस्त मिस्र था 70 की दहाई में, लेकिन 1977 में मिस्र के सदर अनवरुल सदात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। फिलिस्तीनियों, अरबों और तमाम मुसलमानों के लिए ये दिल दहला देने वाली बात थी। इसी वजह से बहुत से लोग अनवरुल सदात से नफरत करने लगे और इस वजह से उनके अपने ही एक फौजी ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। तो दोस्तों, मिस्र में इस तब्दीली से पीएलओ के लीडर यासिर अराफात का दिल टूट गया। फिलिस्तीनी जो पहले ही बेघर बेसहारा थे, उन्हें कोई सहारा अब चाहिए था। कई साल से ईरानी इनकलाबियों, जिनमें मजहबी और कम्युनिस्ट दोनों थे, और उनको वो तरबियत दे रहे थे और इनमें आयतुल्लाह खमैनी के साथी भी शामिल थे। इसी वजह से उनका आयतुल्लाह खमैनी के साथ कुछ न कुछ राब्ता था। अब इस रास्ते को उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया और इसका मौका उन्हें मिला एक अफसोसनाक इवेंट के मौके पर। वो यूं कि आयतुल्लाह खमैनी का बेटा मुस्तफा, जो ईरानी खुफिया एजेंसी की कैद में था, वो इंतकाल कर गया। ईरानी खुफिया एजेंसी सफाक ने उस पर तशद्दुद कर उसे हलाक कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। इसी मौके को गनीमत जानकर यासिर अराफात ने उनके लिए एक अफसोस का पैगाम भेजा और साथ में फिलिस्तीन की तहरीक आजादी की पुष्पनाही की दरख्वास्त भी कर दी। आयतुल्लाह ने इस पैगाम का मुनासिब जवाब दिया और फिलिस्तीनी आजादी की तहरीक का आयतुल्लाह के साथ एक ताल्लुक जुड़ गया। यूं शिया मुस्लिम की एक जमात और फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक जमात ने आयतुल्लाह खमैनी को बतौर लीडर कबूल कर लिया। अब दोस्तों, अपने जहन पर जोर डालें और सोचें कि आयतुल्लाह खमैनी तो ईरान से बाहर हैं, उनसे मिडिल ईस्ट के शिया भी राब्ते में हैं और लाखों फिलिस्तीनी मुहाजिरीन जो हैं वो भी उन्हें उम्मीद की एक किरण के तौर पर देख रहे हैं कि वो उनकी कुछ मदद करेंगे। और आयतुल्लाह खमैनी ईरान में एक मजहबी इनकलाब के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अली शरीयती कम्युनिस्ट स्टेट बनाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमैनी मजहबी रियासत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब मंजरनामा था जो इन सब का एक बैकग्राउंड था, जिसमें इस पूरे खित्ते की डेवलपमेंट हो रही थी, जिसने आने वाले 50-60 साल और आज तक को मुतासिर करना था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1978 की। ये तीनों लीडर लेबनान, ईरान और मिडिल ईस्ट में बहुत मकबूल हो गए थे। लोग इनकी तस्वीरें अपने घरों में लगाते थे और इनसे बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन इन तीनों का मिशन इनकी मंजिल के एतबार से बिल्कुल अलग था। कोई एक दूसरे को मैच ही नहीं करता था। मंजिल के एतबार से 1978 में एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी आज तक किसी को कोई समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है। ये डेवलपमेंट इतनी हैरानकुन थी, इतनी हैरानकुन कि आधी सदी गुजरने को है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ क्या था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जिसकी आज तक किसी को कोई खबर तक नहीं हुई। दोस्तों, ईरान में इनकलाब कैसे आया और आयतुल्लाह खमैनी, जिनके मुकाबले में 2 लीडर और थे, लेकिन फिर भी आयतुल्लाह खमैनी मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर नेता या लीडर कैसे बने और आज मुसलमानों की सरबराही किस तरह कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको ईरान में इनकलाब कैसे आया इसके अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे ईरानी इनकलाब की और ये कि सऊदी अरब और अमेरिका ईरान के दुश्मन और इतने शदीद दुश्मन कैसे हो गए। कुछ बातों को आपने हमारे ईरानी रिलेशन के पिछले व्लॉग में देख भी ली और सुन भी ली कि कैसे इनकलाब की एक फिजा तैयार हो गई थी और एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ जिसकी आज तक किसी को कोई खबर तक नहीं हुई कि क्यों और ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों, इमाम मूसा सदर जो आयतुल्लाह खमैनी के एक मजहबी रियासत बनाने के तस्वुर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो इन सब में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों के चाहने वाले एक ही मज़हब, एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। वो लाखों की तादाद में थे और मुश्किल हालात में थे, तो ये झगड़ा नहीं चाहते थे। चुनांचे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन शिया कम्युनिटी के टॉप लीडर के बीच इख्तिलाफात जो थे इनको ख़त्म करवाना चाहते थे, और इन लोगों में जो नामचीन लोग थे जो ये सब कर रहे थे, उनमें मुअम्मर गद्दाफ़ी भी थे, लीबिया के सदर। चुनांचे 1978 में लीबिया में इमाम सदर और आयतुल्लाह के करीबी साथी आयतुल्लाह बहिश्ती की एक मुलाकात तय हुई।
ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں جو کرنل قذافی نے ارینج کی تھی انہیں بطور سالج بھی شریک ہونا تھا، ایران میں تعلق کو بہتر بنانے کے لیے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو 1978 میں امام موسیٰ صدر بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لیبیا کے شہر طرابلس پہنچ گئے، لیکن ہوا یہ کہ 31 اگست کو جب امام موسیٰ صدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر میڈیا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کرنل قذافی سے ملنے گئے تو پھر کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، مار دیے گئے، کسی نے انہیں غائب کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کرنل قذافی کے مطابق امام موسیٰ صدر ان کے ملک سے بحفاظت پیرس کو گئے تھے۔ اب ایئرپورٹ کے ریکارڈ کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ کہیں ظاہر نہیں ہوئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ لیبیا سے نکلے یا نہیں نکلے، کہاں کو گئے کسی کو نہیں معلوم، آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ داستانیں بہت ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ گمشدگی جو تھی شیعہ کمیونٹی کے لیے اس وقت بہت شاکنگ نیوز تھی۔ لبنان اور ایران نے عالمی سطح پر بہت کوشش کی، پتہ کروایا، CIA والے بھی ان سب میں شامل ہو گئے تھے، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ امام صدر تو غائب ہو گئے تھے، لیکن ان کی گمشدگی کا براہ راست فائدہ ہوا آیت اللہ خمینی کو، کیونکہ اب وہ اس پورے میدان میں اکیلے ہی اتنے بڑے لیڈر رہ گئے تھے جنہیں ساری شیعہ کمیونٹی ہی نہیں بلکہ مصر کی اخوان المسلمین اور فلسطین کے مجاہدین سنی مسلک سے ہونے کے باوجود بھی ایک امید کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ فلسطینی اس لیے کہ اگر آیت اللہ خمینی کی جد و جہد کامیاب ہو گئی تو اسرائیل کے خلاف وہ ان کی بھرپور مدد کریں گے، اس لیے انہیں دیکھتے تھے۔ مصر کی اخوان المسلمین پر مصر کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی خمینی کو انسپریشن کے طور پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اسی قسم کے حالات سے لڑ رہے تھے جیسے کہ مصر میں اخوان لڑ رہے تھے۔ مصر میں اور ان پر پابندیاں تھیں جس میں کہ وہ بہت وقت تک مصر سے باہر تھے، تو اس وجہ سے آیت اللہ کے پاس عراق میں نجف میں انقلابیوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس میں وہ ان سے خطاب کرتے اور اس خطاب میں وہ ایرانی بادشاہ کا تختہ الٹنے کی بات کرتے اور اس کے بعد ایک مذہبی ایرانی ریاست بنانے کا ایک پورا آئیڈیا زور و شور سے ڈسکس کرتے تھے۔ وہ اسلامی حکومت کے قیام پر دلیلیں دیتے اور موجودہ ایرانی حکومت کی خامیوں پر ڈٹ کر بات کرتے تھے۔ دوستو، اس سارے خطاب کو ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اس وقت آج کی طرح موبائل فون تو نہیں تھے، لیکن آڈیو اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ عام ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں ایسے آڈیو ٹیپ ہوا کرتے تھے جن سے آپ بات آسانی سے سن سکیں، یعنی کہ جو ریکارڈ کی گئی آواز ہو اس کو آپ سن سکتے تھے اور ریکارڈنگ وغیرہ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ والے ریکارڈنگ پلیئر ان کے یعنی کہ خمینی کے پاس تھے، یا ان کے چاہنے والے ان کے ساتھی ان کے پاس لے آتے تھے۔ یہاں سے یہ ٹیپ چھپ چھپ کر ایران بھیجی جاتی تھی اور ایران میں ان کی لاکھوں ہزاروں کاپیاں لا تعداد تیار ہو جاتی تھیں اور پھر وہاں پر پھیل جاتی تھیں، اور پھر ایران میں امام خمینی کا انقلابی پیغام ایک ایک انسان تک اس کے گھر تک پہنچ جاتا تھا۔ تو عراق کا مقدس شہر نجف یا ان کی رہائش گاہ انقلابیوں کا مرکز بن گئی تھی۔ ایران، عراق، لبنان، شام اور دنیا بھر سے شیعہ کمیونٹی کے لوگ ان سے ملنے تو آتے ہی تھے، بلکہ کمیونسٹ انقلابی بھی آئے دن ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور عراق کے طاقتور نائب وزیر اعظم صدام حسین جو اصل میں عراق میں طاقت کا مرکز تھے، وہ یہ سب بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے اور وہ شیعہ کمیونٹی کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ اس لیے جب انہوں نے خمینی کی سرگرمیوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو دوستو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو گیم چینجر ہو سکتا تھا۔ اگر ان کا پلان کامیاب ہو جاتا تو شاید ایران میں کبھی انقلاب آتا ہی نہیں، آپ اور ہم آج ایران میں بادشاہتی دیکھ رہے ہوتے۔ دوستو 29 اگست 1978 میں صدام حسین نے یہ کیا کہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو فون ملایا اور کہا، خمینی ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا مستقل بندوبست کر دیا جائے، انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ یہ فون انہوں نے رضا پہلوی کو ایسے وقت میں کیا جب ایران میں انقلاب کی فضا بن چکی تھی، پرزور مظاہرے ہو رہے تھے
اور شاہ ایران بھی مظاہرین کو سختی سے کچل رہے تھے، کوئی رحم نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین پر جو مظاہرے کر رہے تھے ان پر ٹینک چڑھا دیتے تھے۔ انقلابی بڑی تعداد میں جانیں گنوا رہے تھے، انقلاب کے لیے جانیں دے رہے تھے، بہت سے جیلوں میں بند تھے اور اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ شاید اس لیے صدام حسین نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پوچھا ہو، کیونکہ شاید انہیں یقین تھا کہ رضا پہلوی اس آفر پر مان جائیں گے اور خوشی خوشی مان جائیں گے۔ لیکن دوستو، واقعہ یہ ہوا کہ رضا پہلوی نے فوری جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کچھ سوچا، فون ہولڈ پر رکھ کر اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور صدام حسین کو جواب دیا کہ یہ بوڑھا کمزور سا مولوی میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ صدام حسین کے لیے یہ جواب حیرت انگیز تھا، لیکن وہ مان گئے اور اپنے خطرناک ارادے سے باز رہے۔ انہوں نے خمینی کی زندگی پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن عراق میں خمینی اب خود محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ ان کے لیے مسائل دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسی سال عراق چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یعنی ان کے ساتھیوں نے 1978 میں انہیں عالمی میڈیا کے سامنے ان کے قریب آنے کے لیے فرانس میں شفٹ ہونے کا موقع یعنی کہ مشورہ دیا۔ اب خمینی جو کہ بہت مذہبی انسان تھے، وہ کسی صورت پیرس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق کہ انہیں کافروں کے دیش میں پناہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کا مشن بہت مقدس ہے۔ پھر بھی ان کے ساتھیوں نے انہیں کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیا کہ وہ پیرس بھلے ہی نہ جائیں بلکہ اس کے پاس کسی ایک چھوٹے قصبے میں چلے جائیں۔ تو وہ پیرس کے پاس میں ایک چھوٹا سا قصبہ نوفیل نشیتو میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں وہ ایک بلڈنگ تھی جہاں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر وہ بات کیا کرتے تھے۔ اس بلڈنگ میں وہاں ان کی رہائش گاہ بن گئی۔ اب شاید انہیں بھی اندازہ نہیں ہوا اس وقت جب وہ وہاں شفٹ ہوئے کہ یہ چھوٹی سی ہجرت کتنا بڑا کام کرنے والی ہے۔ نجف میں انہیں صرف ان کی کمیونٹی کے لوگ جانتے تھے اور کچھ ان کے ساتھی وغیرہ، لیکن پیرس میں اب وہ دنیا بھر کے اخباروں کی اب ہیڈ لائنز بننے لگے تھے۔ انہوں نے 3-4 روز میں 150 سے 300 کے بیچ اخبارات کو انٹرویو دے دیے۔ وہ یہ جو انٹرویو دیا کرتے تھے یہ وہ فارسی میں دیا کرتے تھے اور ان کا یہ ٹرانسلیٹ ان کے بڑی ہوشیار ساتھی کیا کرتے تھے۔ یہ جو ان کے ٹرانسلیٹر تھے یہ ان کے ساتھی امریکہ اور فرانس میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے تھے اور ویسٹرن پریس کے مزاج کو، ان کے نیچر کو سمجھتے بھی تھے۔ انہوں نے جو ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے عالمی میڈیا کے کسی بھی میڈیا پریس کو کوئی تعصب نہیں جانے دیا کہ آیت اللہ خمینی ایران میں ایک اسلامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تعصب دیتے تھے کہ ایران میں رضا پہلوی کی حکومت میں جو کرپشن وغیرہ، ظلم زیادتی وغیرہ ہو رہی ہے وہ بس اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا بھی نہیں تھا کہ عالمی پریس اور CIA کو پتہ ہی نہ ہو کہ خمینی کون سا انقلاب چاہتے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن ایک مکمل تصویر ان کے سامنے نہیں تھی۔ اب آپ ان کی نالائکی کہہ لیں، لیکن بات یہ تھی کہ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ خمینی کو اتنا بڑا پرابلم نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایرانی بادشاہ رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے کسی انقلاب کے نتیجے میں، تو ایران میں کوئی ایسی حکومت نہ آ جائے جو امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ خمینی کی جگہ علی شریعتی کا ریڈ شیعتی انقلاب کامیاب ہو جاتا تو ایران روس کے کیمپ میں چلا جاتا۔ اب آپ تو جانتے ہیں دوستو کہ اس وقت امریکہ اور روس کے بیچ بدترین سرد جنگ یعنی کولڈ وار چل رہی تھی، اس لیے وہ علی شریعتی کے خلاف زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے، کمیونسٹوں کے خلاف۔ تو اب دوستو، یہ اتفاق تھا یا کسی نے پلاننگ کی تھی کہ امام صدر کے اچانک غائب ہو جانے کے جیسے علی شریعتی بھی برطانیہ میں اچانک انتقال کر گئے؟ اب ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اب ایران کے انقلابی جو تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاہ ایران نے اپنی خفیہ ایجنسی سواق کے ذریعے انہیں مروا دیا ہے، جیسے خمینی کے بیٹے کو انہوں نے مروا دیا تھا۔ تو اب ایران میں ہنگامے اور انقلاب کی شدت اور تیز ہو گئی۔ انقلابیوں نے شاہ ایران کی سیکولر اصلاحات کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا۔ سینما گھروں پہ حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایران کا ایک بہت بڑا سینما ہال تھا، ریکس سینما ہال۔ یہاں 400 لوگ
फिल्म देखने आए हुए थे। इनकलाबियों ने इन्हें जिंदा जला दिया, दरवाजे बंद करके उसको आग लगा दी। पूरे ईरान में सिनेमा घर जल रहे थे। ईरान में इंटरनेशनल फेस्टिवल होना था, वो भी ख़त्म हो गया। कई शहरों में ईरानी फ़ौज से वो फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन जिन्होंने गोरिल्ला ट्रेनिंग ली हुई थी, वो आपस में लड़ रहे थे। अब जाहिर है इसमें इनकलाबियों का बहुत नुकसान हो रहा था। शाह ईरान कोई नरमी नहीं बरत रहे थे। इसी तरह हज़ारों ईरानी एक दूसरे के हाथों मर रहे थे। बड़ा बुरा वक्त था। ये रज़ा पहलवी महसूस भी कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से ताकत निकल रही है, क्योंकि उनको अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या सऊदी अरब से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और यूँ लग रहा था कि अब कोई मदद मिलेगी भी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें हल्की सी एक उम्मीद थी कि कहीं से अचानक इमाम मूसा सदर आ जाएंगे और अवामी जज्बात को काबू में कर लेंगे और अपने रिफॉर्म की तरफ ले आएंगे। लेकिन अब वो भी कहीं से आते दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए रज़ा शाह ने ईरान से भागने की तैयारियां खामोशी से शुरू कर दी और मुकम्मल कर ली। शाह बख्तियार को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया और इख्तियारात उनके हवाले कर दिए। 16 जनवरी 1979 को उन्होंने अपनी बीवी मलिका फरहा अदीबा को अपने साथ लिया और तेहरान के पास ही एक ईरान एयरबेस था, वहां चले गए। यहाँ उन्होंने आखिरी प्रोटोकॉल मिला। फरहा अदीबा ने हीरे जवाहरात के जेवर भी पहन रखे थे और अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए ड्रग्स भी ली हुई थी। यहाँ से वो प्राइवेट जेट में बैठकर मिस्र की तरफ लैंड कर गए। यहाँ मिस्री सदर अनवरुल सादात, जिन्होंने अभी इसराइल से अमन का मुज़ाकरात किया था, उन्होंने इनका पुरजोर इस्तकबाल किया। दोस्तों, ये एक तारीख का टर्निंग पॉइंट था जब 2500 साल बाद पर्शियन एम्पायर का खात्मा हो रहा, जो कि तारीख की सुपर पावर यानी कि एक पर्शियन एम्पायर कहलाती थी। रज़ा शाह पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह थे अब तक के। रज़ा शाह पहलवी के भागने के बाद रज़ा शाह पहलवी भाग गया, इसके नारे लगने लगे। बादशाह भाग गया, बादशाह भाग गया, इस टाइप के नारे वहाँ लगने लगे। और आयतुल्लाह खुमैनी के जो इनकलाबी फाइटर थे, उन्होंने शाह के मुजस्समों को गिराना शुरू कर दिया और बादशाहत की जितनी भी निशानियां थी उन सबको ख़त्म कर दिया, जड़ से मिटा दिया। लेकिन दोस्तों, जहां मजहबी इनकलाबी खुश थे आयतुल्लाह खुमैनी की सरबराही में, वहीं सुर्ख इनकलाबी परेशान थे कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनके लीडर अली शरीयती को मारा जा चुका है या वो अपनी मौत से मर चुके हैं। सेकुलर कौम परस्त भी परेशान थे कि उनका लीडर भी इमाम मूसा सदर गायब है, जिनका कोई अता पता नहीं था। ये सब लोग परेशान थे कि अब आगे क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स पूरी तरह तैयार था, जिसके चाहने वाले भी खुश थे, जिसके पास हुकूमत चलाने का तजुर्बा भी था, एक प्लानिंग भी थी। आप जानते हैं दोस्तों कि वो शख्स कौन था। जी हाँ दोस्तों, वो खुद आयतुल्लाह खुमैनी थे। तो दोस्तों, कहानी अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ईरान में इनकलाब आ चुका है और खुमैनी अब लैंड करने वाले हैं पेरिस से ईरान में। अब दोस्तों, ईरान में बादशाहत का खात्मा हो चुका है और एक मजहबी रियासत जिसमें जो कि इनकलाब के ज़रिए कायम हुई है आयतुल्लाह खुमैनी की, इनके तारीख में 3 दुश्मन रहे हैं। एक तो सऊदी अरब, जिससे उनको कोई ख़ास मदद नहीं मिली, जो कि रज़ा पहलवी की हुकूमत के साथ थे, और दूसरा इसराइल, जो कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, और तीसरा अमेरिका और वो वेस्ट लोग जो कि इसराइल के कब्ज़े की हिमायत करते हैं और हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा वक्त था जिसमें ईरान में एक ऐसे वक्त में इनकलाब आया जब अमेरिका और रूस के बीच सर्द जंग का आगाज़ हो चुका था। अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौजें दाखिल हो चुकी थीं और अभी अभी इनकलाब के बाद ईरान के ख़िलाफ़ इराक़ ने जंग का ऐलान कर दिया था और ये जंग बेनतीजा रही थी, क्योंकि 8 साल 1980 से 1988 के बीच ये जंग चली थी, जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला था। तो दोस्तों, हमारी कहानी ईरानी रिलेशन की इस व्लॉग में यहाँ मुकम्मल होती है। बाकी हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।